वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये जो देख रहे हैं कि ये आपका क्लास 10 का द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। और आप देख भी रहे होंगे कि इस चैनल में क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में हर चीज़ एक क्रम से लिखी हुई है, एक क्रम से सब पूरा सिलेबस एक क्रम से पढ़ाया जा रहा है। सभी वीडियो जो है तो क्रम मतलब पहले यूनिट का पूरे अच्छी तरह से सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चन पहले सॉल्व करके वो यूनिट खत्म की गई। फिर दूसरी यूनिट का जो है बहुपद, दो चरों वाले समीकरण, रेखीय समीकरण, ये जो थे सबका कॉन्सेप्ट दिया गया, बेसिक चीज भी दी गई, ट्रिक्स भी दी गई और सभी क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्रम से ही सब चल रहा है। मैं तो जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि हमारा वीडियो आप क्रम से फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी कभी भी मैथ में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिगाड़ भटके आप मैथ में 100% मार्क्स लाएंगे, गारंटी है, बशर्ते आप क्रम से वीडियो देखें। तो इसलिए यदि आप पहली बार इस चैनल में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन उसके बाद क्रम से सभी वीडियो देखेंगे तो आपको 100% मार्क्स सुनिश्चित है आपकी परीक्षा में। तो चलिए, ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है उससे। ये लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना है। मतलब मूलों की प्रकृति क्या होती है ये समझने की जरूरत है पहले। तो चलिए, मैं ऐसा सोच लेता हूं कि आपको जो पीछे वीडियो बताए हैं वो कई लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो हम एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर से। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है ये मानक रूप होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। मानक रूप मतलब कोई भी द्विघात समीकरण यदि है तो हमेशा इस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और जब इस रूप में पहले तो होना चाहिए वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, वो मेरा पहला दूसरा वीडियो इस चैप्टर का पढ़ा है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन समीकरण द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। जब आप उसको समझ जाएंगे द्विघात समीकरण है तो फिर उसको मानक रूप में लाएंगे ये, और मानक रूप में आने के बाद इसकी जो द्विघात समीकरण तो उसको हल किया जाता है। हल करने का मतलब है जैसे ये समीकरण देखिए, ये थोड़ी देर के लिए समझिए, ये मानक रूप में है। मानक रूप में क्यों कि यहाँ जो है x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, यानी a इक्वल टू 2। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -1 है, यानी b के स्थान पर -1 है। और यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद 3 है, यानी c के स्थान पर 3 है। तो इस प्रकार ये मानक रूप है और इससे abc का मान आप पता कर सकते हैं। ये मानक रूप है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो समीकरण है ये तो ठीक है, ये तो एबीसी था, पर ये समीकरण को आप हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब है x का मान निकालना, x का मान प्राप्त करना। ये मैं सब बता चुका हूँ कि किसी भी द्विघात समीकरण से जो चर राशि है x है वो y भी हो सकती थी, a भी कुछ भी हो सकती है। तो ये चर राशि का मान प्राप्त करना है, x का मान प्राप्त करना। और जब x का मान प्राप्त करेंगे तो द्विघात समीकरण हमेशा 2 मान आते हैं। तो 2 मान आते हैं, वो जो 2 मान है वो समीकरण के मूल भी कहे जाते हैं। जो x जो द्विघात समीकरण है उसमें जो चर राशि है, मान लीजिए यहाँ x है, उस ax का मान जो मिलेगा, मान प्राप्त हो गया, 2 मान प्राप्त होते हैं, हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं, 2 मान प्राप्त होते हैं। तो ये जो 2 मान प्राप्त होते हैं ये तो x के मान कहलाते हैं, लेकिन इनको समीकरण का मूल भी बोलते हैं। तो इसलिए समीकरण का मूल मतलब उस समीकरण के चर राशि का मान प्राप्त करना। किसी भी समीकरण, अब 2 घात समीकरण है तो उसका मूल का मतलब कि x के जो 2 मान आएंगे वो समीकरण के मूल बोले जाते हैं। अब जरा देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि जब इसको हल करेंगे आप, इसको जब आप क्या करेंगे, हल करेंगे इस समीकरण को, तो इसको हल करने के तरीके हम 3 बता चुके हैं। 2 तरीके तो बहुत ही मजबूत होते हैं, तीसरे में थोड़ा समय लग सकता है आपको, उसकी जरूरत भी आमतौर पर नहीं पड़ती। पर हाँ, परीक्षा में यदि आता है कि इस समीकरण को हल कीजिए, जैसे मैंने बोला ना कि इस समीकरण को यदि आपको परीक्षा में बोला गया कि हल कीजिए, तो वो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि बोला गया है कि आप इस समीकरण को हल कीजिए किस तरीके से, इस समीकरण को यदि आपको हल करने को बोले आप हल कीजिए गुणनखंड विधि से, तो आपको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। एक तरीका होता है फार्मूला विधि या श्रीधराचार्य फार्मूला विधि, उससे हल करने को बोला गया तो आपको उससे हल करना पड़ेगा, या पूर्ण वर्ग बनाकर कहा गया तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया गया। लेकिन यदि आप कुछ ना बोला जाए
तो फिर आप तीनों में से किसी भी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप जब हल करेंगे तो फार्मूला विधि से जब हल करेंगे, जो भी विधि से हल करें तो एक्स के दो मान आएंगे, दो मान, एक मान लीजिए ए आया और एक बी आया, सॉरी एक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पी आया, एक एक्स का मान, एक क्यों आया, पी क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ ए बी सी ऑलरेडी शब्द ले चुका हूँ इसलिए, तो ये लेटर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो एक्स का मान, अब ये दोनों मान या तो समान हो सकते हैं, जो दोनों मान आए थे ये समान हो सकते हैं, एक स्थिति ये हो सकती है, या दोनों मान डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, या ऐसा हो कि ये वास्तविक मान हो ही ना, काल्पनिक मान हो, तीन स्थितियाँ होती हैं। ये तो दोनों वास्तविक हैं, जो ये दोनों मान है निकले हैं ये वास्तविक निकले हैं एक्स के, लेकिन एक अभी वास्तविक में भी एक बराबर है तो अलग, एक इसी ऐसी हो सकती है दोनों मान बराबर आए, एक इसी ऐसी हो सकती है दोनों मान अलग अलग आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ मान ही ना निकले, वास्तविक कोई मान ही ना हो। ऐसा क्यों हो सकता है, मैं पीछे जो फार्मूला बताए हैं उससे देखें तो इस समीकरण कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ। तो इस समीकरण को हल करने के लिए बताया तीन विधियां हैं, उनमें से एक विधि फार्मूला विधि है। फार्मूला में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ये आपको दिखा कि ये x का मान होता है, ये फार्मूला है। अब आप जरा देखें कि ये जो इस फार्मूले में, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये तो इधर अभी ज़्यादा डिटेल से बता रहा था इसलिए इधर वाला चीज़ यूज किया। पर ये देखिए कि कोई भी समीकरण द्विघात का है तो हमेशा वो इस रूप में लिखा जा सकता है, ये मानक रूप हो गया। और जब ये मानक रूप हो गया तो इसको हल करने की तीन विधियां होती हैं, वो बता चुका हूँ, लेकिन उस तीन विधि में से ये फार्मूला विधि है। फार्मूला विधि, फार्मूला से जब आप हल करें तो x इज इक्वल टू ये होता है, जैसे आप इसको x इज इक्वल टू हल कर सकते हैं, ए बी सी का जो मान है, ए बी सी को मैंने बताया कि जो मान है उसके आधार पर आप हल कर सकते हैं कि x का मान क्या होगा। अब x का जो भी मान होगा आप देख रहे हैं कि x के यहाँ दो मान आएंगे, क्या क्या आएगा, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना तो आपका ये समझ में आया कि x के दो मान हाँ होंगे। अब ये दोनों मान ऐसा भी हो सकते हैं कि अलग अलग हों और एक समान भी हो सकता है कि वो हो ही नहीं, मान ही ना निकले। तो आपको लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है भाई मेरे, ये बताओ कि अंडर रूट 4 इक्वल टू जानते हो गए आप 2 होता है, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, यानी 2 में 2 का गुणा कीजिए तो 2 आएगा। लेकिन अंडर रूट माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा आप नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि ये वास्तविक मान है ही नहीं। 2 क्यों होता है, ये 2 का वर्ग करें यानी 2 गुणे 2 करें तो 4 आ जाए। अब यहाँ पर ये मत कह देना कि अंडर रूट माइनस 4 का वैल्यू -2 होगा, क्यों, क्योंकि वर्गमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि -2 का 2 बार गुणा करें, -2 गुणे -2, वर्गमूल मतलब उसी संख्या में उसी संख्या गुणा करें। जैसे 16 का वर्गमूल 4 है, क्यों, क्योंकि 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 आना चाहिए, 4 का वर्ग 16 होता है, यानी 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 आना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं 16 का वर्गमूल 4 है। पर -4 का वर्गमूल ध्यान रखिएगा, कभी भी -2 मत लिखिएगा, बच्चे अधिकांश लिख देते हैं, ये गलत है। -4 का वर्गमूल -2 इसलिए मिल सकता है कि -2 का वर्ग फिर करें तो -4 आना चाहिए, तो -2 का वर्ग मतलब -2 गुणे -2, और ये -2 गुणे -2 तो माइनस प्लस 4 आ जाएगा, -4 तो आया नहीं। इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यदि वर्गमूल जो संख्या लगी जब इसको सॉल्व करें, ए बी सी का मान रखें सभी, तो हो सकता है कि ऋणात्मक आ जाए, तो यदि ऋणात्मक आ जाए यानी 0 से छोटा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वास्तविक मूल नहीं होगा। और या यहाँ पर ये जो संख्या है इसका, तो इस पर जो मूलों की प्रकृति होती है, इसलिए मूलों की प्रकृति जो है तो हमेशा पूरी तरह से मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है, हमेशा ध्यान रखिए निर्भर करती है। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर डिटरमाइनर भी बोला जाता है।
निर्धारक बोला जाता है। क्यों निर्धारक इसलिए बोला जाता है कि निर्धारित करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये किसी मानक रूप में ABC जो है उससे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा उस पर उसके मूल निर्भर करेंगे। यदि कैसे, पहला यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, निगेटिव है मतलब लेस देन जीरो, जीरो से छोटी संख्या हमेशा नेगेटिव होती है। तो निगेटिव लेस देन जीरो है तो मूल यानी x के जो मान होंगे मूल हमेशा काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित, हमेशा अधिकल्पित होते हैं, अधिकल्पित या काल्पनिक, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ निगेटिव संख्या आ जाएगी वर्गमूल के अंदर, आपको भी बताया कि वर्गमूल के अंदर निगेटिव संख्या आ जाए तो उसका कोई वास्तविक मान निकाल ही नहीं सकता है कोई भी आदमी दुनिया में, मैथमेटिक्स में उसका कोई वास्तविक मान नहीं है। इसलिए उसके जो मूल आएंगे वो यहाँ पर भी क्या आएंगे, एक्स का मान, एक्स के दो मान तो आएंगे लेकिन वो दोनों काल्पनिक रहेंगे। यहाँ का वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस में रहेगा अंडर रूट के अंदर एक। और दूसरी स्थिति कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। भाई देखो कोई संख्या क्या हो सकती है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 0 है, इधर 0 से बड़ी, इधर की संख्या सब 0 से बड़ी, इधर की संख्या सब 0 से छोटी, इधर की संख्या सब 0 से छोटी यानी निगेटिव, और ये 0 और इधर 0 से सब बड़ी। तो तीन ही स्थितियां होती हैं किसी भी संख्या के बारे में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हल करेंगे तो वो भी एक संख्या ही बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी एक संख्या ही बनेगी। तो जब ये एक संख्या बनेगी तो ऐसा हो सकता है कि 0 से छोटी हो, ऐसा 0 से अगर छोटी है यानी 0 के लेफ्ट साइड में है, तो संख्या रेखा में 0 के लेफ्ट साइड में है, तो क्या कहने का मतलब है कि उसके मूल हमेशा क्या होंगे, अधिकल्पित होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, मैंने उसको हल करने को 0 के ऊपर जाए तो मूल हमेशा वास्तविक एवं बराबर होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे, समान होंगे। कैसे, क्योंकि ये 0 हो गया, जरा देखिए यहाँ 0 अगर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होगी, तो फिर बचेगा क्या, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। अरे हम माइनस बी, माइनस बी माइनस बी माइनस 0, तो माइनस 0 चाहे माइनस बी प्लस 0 हो तो भी माइनस बी के इक्वल, अब माइनस बी माइनस 0 हो तो भी माइनस बी के इक्वल। यहाँ पर अगर ये 0 हो जाएगा तो माइनस बी प्लस 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो माइनस बी मान, तो दोनों मान में यही आएगा कि माइनस बी अपॉन 2a आएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों ही मान ये होंगे, माइनस बी अपॉन 2a समान होंगे एवं दोनों मान क्या होगा, ध्यान रखने की जरूरत है कि माइनस बी अपॉन 2a होगा दोनों मान, एवं दोनों मान माइनस बी अपॉन 2 है, एवं दोनों मान माइनस बी अपॉन 2 होगा। जो x का मान आएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। होंगे क्या, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि तो ये वाला चीज 0 हो चुका है, तो 0 हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन 2a, ये तो 0 हो गया, इसका तो कुछ कीमत ही नहीं बचा ये। और तीसरी स्थिति क्या बचती है मेरे बच्चों, तीसरी स्थिति यदि मैंने बताया ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करेंगे तो एक नंबर आएगी, ये नंबर 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, तीन स्थितियां होती हैं। तो यदि ऐसा है तो दोनों मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे एवं अलग अलग होंगे। ये जरा देखो यहाँ पर ये इसका मान ग्रेटर देन 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आएगी वो तो प्लस होगी, यहाँ माइनस होगी, दोनों मान इस प्रकार अलग अलग होंगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यदि आपकी समझ में आ गया है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 यदि है ऐसा तो फिर यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है ना, ये क्वेश्चन देखिए
इस क्वेश्चन में। तो एक स्थान पर अब मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे तुलना कीजिए तो एक्स स्क्वायर गुणांक जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, यानी ए का वैल्यू 2 है। यहाँ पर एक्स गुणांक -3 है और उसी को बी बोलते हैं, एक्स गुणांक बी को यहाँ पर एक्स गुणांक -3 यानी बी की सॉल्व में -3। यहाँ अचर पद सी है, अचर पद जिसमें एक्स ऑक्स कुछ ना जुड़ा हो, तो यहाँ अचर पद सी है, इसलिए x इक्वल टू 5। अब देखिए आपका सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac सब चीज डिसाइड करता है। यहाँ ac पर निर्भर होता है मोलों की प्रकृति, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5a, सॉरी 5 है 5। तो इस प्रकार कितना हो गया, ये 9 3 त्रिक 9 -3 का वर्ग भी +9 में आ जाएगा, -3 गुणे -3 9 हो जाएगा, -4 2 8 में 40। इसको तो देखो -31 आ गया। अब -31 आ गया यानी 0 से छोटी संख्या आ गई -31। और इस प्रकार इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और फिर नहीं है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि वास्तविक होता तो वास्तविक मूल होते तो उनको बताना है कि कौन कौन से हैं, नहीं है तो बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरा देखिए ये फार्मूला अगर लगाएं फिर मैं आपको यही क्वेश्चन अभी समझा, आपका आंसर तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये इसमें ही फार्मूला होता है एक्स निकालने का, तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा देखिए इसमें b के स्थान पर तो ठीक है रख देंगे -3, तो ये b के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होएगा माइनस, अब b के स्थान पर -3, अब प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर -31 आ जाएगा, -31 आ जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू a यानी 2, ये 2। अब आप देखिए कि जब आपने ये रख दिया तब इसका कभी वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई, इसलिए बोला गया ये कॉन्सेप्ट इसी से बने, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का कि वर्गमूल के अंदर ये जो संख्या होती है वो बहुत चीजें डिसाइड करती है। तो ये वर्गमूल के अंदर जो संख्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करेगी कि वो जो समीकरण आपको दे दिया गया है, ये समीकरण ये वास्तविक समीकरण है ही नहीं। ऐसा समीकरण को नहीं मिल सकता है का मतलब ये वो समीकरण है जिसमें x का मान रखने पर x का कोई ऐसा मान नहीं है जो इसको हल कर, मतलब इसको x का मान रखने पर 0 हो जाए, x का कोई ऐसा मान नहीं है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार x का वास्तविक कोई मान ऐसा नहीं है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने यहाँ पर बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है ये सब चीजें। तो इस प्रकार ये मुझे उम्मीद है कि ये जो समझ में आया कि अंडर रूट के अंदर चूंकि माइनस संख्या हो जाती है इसलिए सारी दिक्कतें हैं। अगर माइनस संख्या न हो तो सब कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस संख्या हो जाएगी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है ये, तो फिर मूल हमेशा अधिकल्पित होंगे यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये दूसरा देखिए ये मैं ये ले लेता हूँ, सब एक ही जैसे हैं, ये भी ले लेना हो तो ले लीजिए, ये दूसरा ले लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है और c इज इक्वल टू 4 है। अब आप यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कीजिए, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कीजिए तो क्या होगा बताइए, b माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4a3 है, अभी से a3 इंटू 3 c4। अब आप देखिए इसको वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग माने माइनस तो प्लस हमेशा हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या धनात्मक उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही आता है। तो ये वर्ग करें तो 4 का वर्ग 4 × 16, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 × 16 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। आप जानते हैं अंडर रूट 3 का वर्ग मतलब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अंडर रूट 9, 3 त्रिक 9 अंडर रूट 9 और फिर अंडर रूट 3 9 का मतलब 3 होता है, तो ये समझते हैं। तो ये 4 × 16 हो गया अंडर रूट 3, ये आई माइनस 4 3 12 4 3 12 चौक 48, आई इस प्रकार देखिए 16 किया 48 माइनस 48 और ये इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए ये वाली स्थिति कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, ये यदि ऐसा हो गया तो फिर मूल वास्तविक होंगे और वो जो होगा हमेशा समान होगा।
मूल। अब होगा कितने के बराबर, x इज इक्वल टू माइनस बी अपान, अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि सिंस चूंकि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसलिए दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो लिख दीजिए समान होंगे। तो होगा कितना, मैंने बताया अभी, वो होगा x, उसका मान दोनों मूल माइनस बी अपान 1 होगा, और इसलिए मूल x को वैल्यू क्या होगा माइनस बी अपान 2a, यहाँ से निकाल लेंगे माइनस बी अपान 2a, तो माइनस बी अपान 2a तो इक्वल टू माइनस बी के स्थान पर -4√3, माइनस के फार्मूला में कॉन्सेप्ट में माइनस बी अपान 2a और अपान 2a, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 4√3, ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान 2 इंटू 3, ये 2 दूना 4, अब इसको 2√3 अपान 3, यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा। दोनों मूल यही होंगे, सेम होंगे, मतलब एक मूल 2√3 अपान 3 आएगा, दूसरा भी 2√3 अपान 3 आएगा। कैसे, ये जरा देखने की जरूरत है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर क्या आ चुका है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मान रखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको फिर से एक बार अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है अपान 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा अंडर रूट 0 अपान 2a, और 2a का मतलब माइनस बी अपान 2a, क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 आएगा, तो चाहे उसको किसी संख्या से जोड़िए चाहे घटाइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये प्लस माइनस 0 पढ़ते रहिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, जबकि ये 0 आ चुका है, तो माइनस बी अपान 2a, तो दोनों मूल माइनस बी अपान 2 के इक्वल ही होंगे जब वो मानक रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसमें से a b c का मान रख लेंगे। अब यहाँ पर b और इसकी जरूरत होगी, तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपके बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप ये देख लेंगे, ये इसका मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से कि ये क्या होगा, ये आप देखेंगे ये तीनों तरह का आपका ये इस कैटेगरी का आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दोनों मूल यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा, नहीं धनात्मक आएगा, जो कुछ निकालेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि 36 4, हाँ ये 0 से बड़ा आएगा, आप देख कर ही पता चल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा, और इस प्रकार ये वाली स्थिति होगी। तो आपको जो तीनों स्थितियाँ मूलों से संबंधित थी, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, और ये तीनों क्वेश्चन जो आपके इस क्वेश्चन में जो तीनों पार्ट थे, ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट में बता दिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से पूरी चीज़ें समझ में आए, इसको आप फिनिश कीजिएगा, लेकिन है कुछ दम नहीं, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो पूरी चीज़ आप समझ गए, मतलब मूलों की प्रकृति के बारे में सब कुछ आप समझ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो बैक करके देखिएगा, एक बार दो बार, फिर भी नहीं समझ में आता तो क्या नहीं समझ में आता, मैथ में भी क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है वो कमेंट में लिखिएगा, मैं सारी मैथ की समस्या दूर करूँगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप इस चैनल में आए हैं तो आप मैथ सीख कर ही जाएंगे, बस आपको उस वीडियो को सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान से देखना है, और कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो बैक करके देखिए, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट में लिखिएगा, अवश्य दूर होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा से क्लियर हुआ होगा, और सारी चीज़ें आपको हमेशा आप आगे फ्यूचर में बन जाएंगी द्विघात समीकरण संबंधित, और द्विघात समीकरण का बस 2-4 वीडियो मेरा और आने वाला है, उसके बाद पूरा द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट सहित पूरा हर तरह के क्वेश्चन खत्म कर दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक नए क्वेश्चन के साथ द्विघात समीकरण होंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।